नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एम.एल. दाइमा आज आपको अमेरिका की संघीय न्यायपालिका पर चर्चा करूंगा। राज्य में चाहे कितना ही अच्छा प्रबंध हो, लेकिन यदि वहाँ की में न्याय व्यवस्था का अभाव है तो उस राज्य की शासन व्यवस्था को हम उत्तम नहीं कह सकते। किसी भी देश की शासन की अच्छाई या बुराई की असली कसौटी वहाँ की न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं उसकी प्रतिष्ठा से की जाती है। आर्थर तथा कुशमैन ने लिखा है कि हमारे संघीय न्यायिक ढांचे के ऊपर सबसे आश्चर्यजनक, सर्वाधिक अद्वितीय तथा संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालय है। इसी तरह फाइनर के शब्दों में कि विशाल शक्तियों वाला ऐसा न्यायालय राजनीतिक विज्ञान को अमेरिका की सर्वाधिक मौलिक और सर्वाधिक विशिष्ट देन कहा जाता है। संघीय न्यायालय की आवश्यकता क्यों हुई? हैमिल्टन ने कहा कि राज्य मंडल का सबसे बड़ा जो दोष था वो न्यायपालिका की शक्ति का अभाव था। राष्ट्रीय न्यायपालिका के अभाव में समस्त न्यायिक विवाद राज्यों के न्यायालय द्वारा निपटाए जाते थे। राज्यों की न्यायिक व्यवस्था के पृथक पृथक होने के कारण प्रायः परस्पर विरोधी निर्णय दिए जाते थे, इसलिए अनिश्चितता, अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसे दूर करने के लिए एक संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया। यदि संविधान तथा इसकी विधियां व संधियां राष्ट्र के सर्वोच्च नियम हैं तो यह आवश्यक है कि किसी एक शक्ति द्वारा उनकी व्याख्या की जाए तथा उन्हें क्रियान्वित किया जाए। इसके अतिरिक्त संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के बीच आपस में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। उन विवादों को दूर करने के लिए भी एक सर्वमान्य मध्यस्थ की आवश्यकता होती है जो समस्त राज्यों और संघ के हितों से ऊपर हो और निष्पक्ष रूप से इनके झगड़ों का निपटारा कर सके। इसीलिए इन सब कारणों की दृष्टि से अमेरिकी संविधान में राष्ट्रीय न्यायपालिका का निर्माण हुआ, जो शक्तियों के समन्वय, संतुलन, नागरिक, राज्यिक और संघीय अधिकारों के रक्षक भी बन गया। इसीलिए मुनरो ने कहा है कि संविधान निर्माताओं ने निश्चित किया कि संविधान तथा उसके अधीन बने कानूनों तथा नियमों को क्रियान्वित करने के लिए एक स्वतंत्र और शक्तिशाली संघीय न्याय व्यवस्था की स्थापना हो। अमेरिका में संघीय न्यायपालिका का संगठन कैसा है कि अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 में संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन विभिन्न न्यायालयों में निहित होगी जिसको कांग्रेस विधि द्वारा समय समय पर स्थापित करेगी। तो अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय न्यायपालिका को व्यवस्थापिका तथा संघीय कार्यपालिका के समकक्ष रखा गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को आदेशित बनाया गया है। निम्न न्यायालयों की स्थापना का उत्तरदायित्व कांग्रेस की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य निम्न न्यायालयों की स्थापना 1789 के न्यायपालिका अधिनियम द्वारा की गई है। वर्तमान में संघीय न्यायालय में को 3 श्रेणियों के न्यायालय इसमें सम्मिलित होते हैं: जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, परिभ्रमण न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। जिला न्यायालय व संघीय न्यायालय का सबसे नीचे की श्रेणी का न्यायालय है। समस्त देश को अनेक जिलों में बांट दिया गया है। प्रत्येक राज्य में एक जिला न्यायालय आवश्यक होता है। वर्तमान में जिला न्यायालयों की संख्या 88 है। प्रत्येक जिला न्यायालय में कम से कम एक न्यायाधीश होता है या कार्य की अधिकता के कारण अधिक न्यायाधीश भी हो सकते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। इनका अधिकार क्षेत्र केवल मौलिक है। अपील संबंधी अभियोग इन न्यायालयों में नहीं आते हैं। दूसरा कोर्ट हमने बताया था परिभ्रमण न्यायालय। यह मध्य श्रेणी के न्यायालय हैं। इनकी संख्या 11 है संपूर्ण अमेरिका में तथा संपूर्ण 10 क्षेत्रों में बांटा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को एक एक सर्किट का भार सौंप दिया गया है। प्रत्येक सर्किट न्यायालय में उसके
समेत 6 सर्किट न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायालयों का कोई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं है, बल्कि इनका अधिकार क्षेत्र मुख्यतः अपील से संबंधित है। इन न्यायालयों में जिला न्यायालयों तथा संघीय अभिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जाती है। ये न्यायालय अपील के अंतिम न्यायालय भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को उनके निर्णय के पुनर्वावलोकन का अधिकार होता है। इसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय। संघीय न्यायालयों की व्यवस्था में सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय। इसकी व्यवस्था अमेरिकी संविधान में की गई है। इसकी स्थापना 1789 के न्यायपालिका अधिनियम के द्वारा की गई। सर्वप्रथम इसे न्यूयॉर्क नगर की बाल स्ट्रीट में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह वाशिंगटन में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। सर्वोच्च न्यायालय के संगठन को निर्धारित करने का अधिकार कांग्रेस को दिया गया है। 1789 में न्यायाधीशों की संख्या 9 निश्चित कर दी गई थी, जो आज तक चली आ रही है। आजकल सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 8 उसके सह न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु इन नियुक्तियों की पुष्टि सीनेट द्वारा की जाती है। सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को रद्द भी कर सकता है। जैसे 1968 में राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा नियुक्त पोर्ट्स को मुख्य न्यायाधीश के पद से सीनेट ने स्वीकृति नहीं दी। इसी तरह से 1970 में राष्ट्रपति निक्सन द्वारा प्रस्तावित क्लेमेंट हिस्वर्थ और निक्सन हेरल्ड कार्सवेल को सीनेट ने तीव्र जांच पड़ताल के बाद न्यायाधीश पद के लिए अस्वीकार कर दिया था। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसकी अनुमति सीनेट से लेनी होती है। सीनेट अनुमति दे भी और ना भी दे, ये व्यवस्था है। न्यायाधीशों का कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आजीवन न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होते हैं। वह अपने सदाचार काल तक न्यायाधीश बने रहते हैं। वह चाहे तो 70 वर्ष की अवस्था में त्यागपत्र देकर पूरे वेतन पर पदमुक्त हो सकता है। इससे केवल महाभियोग द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार मृत्यु होने या स्वैच्छिक त्यागपत्र से न्यायाधीश अपने पद से हटता है। परिणाम स्वरूप कुछ न्यायाधीश 30 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा की है और उसकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है, अथवा यदि वह 15 वर्ष तक न्यायालय की सेवा कर चुका है और उसकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है, तो स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने के बाद उसे आजीवन अपने पद का पूरा वेतन प्राप्त होगा। यह न्यायाधीशों की इच्छा पर निर्भर है कि वह 70 वर्ष की आयु के बाद ही अवकाश ग्रहण करें या ना करें। तो यानी कि उसकी आयु की कोई सीमा नहीं है। अब बात आती है न्यायाधीशों की योग्यता की। न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में अमेरिकी संविधान चुप है, लेकिन प्रायः उन व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है जो ख्याति प्राप्त वकील, कानून के प्राध्यापक, सार्वजनिक व्यक्ति तथा प्रशासकीय अभिकरणों के परामर्शदाता रह चुके हों। टाकविले ने उनकी योग्यताओं को इन शब्दों में बहुत ही उपयुक्त ढंग से व्यक्त किया है कि संघीय न्यायाधीशों को न केवल अच्छे नागरिक, विद्वान तथा सत्यनिष्ठ होना चाहिए, बल्कि उन्हें कुशल राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए। आगे वो कहते हैं, यदि सर्वोच्च न्यायालय में कभी नासमझ या बुरे नागरिक आ जाएं तो संघ में अराजकता एवं गृह युद्ध फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राष्ट्रपति जिस दल के होते हैं उसी दल के न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। फिर भी चार्ल्स वारेन का यह कहना है कि नियुक्ति चाहे पक्षपात ढंग से की गई हो, परंतु न्यायाधीश बनने के बाद व्यक्तियों को ने अपनी निष्पक्षता बनाए रखी है। अब बात आती है न्यायाधीशों के वेतन की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो भी वेतन एक बार निर्धारित कर दिया जाता है उसमें न्यायाधीश के पदावधि में वृद्धि तो की हो सकती है, परंतु कटौती नहीं की जा सकती। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को $2,23,500 और अन्य न्यायाधीशों को $2,13,900 प्रति वर्ष वेतन मिलता है। महाभियोग अमेरिका कांग्रेस न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटा सकती है। दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा 2/3 बहुमत से न्यायाधीश पर आरोप लगाती है। उसके बाद सीनेट न्यायालय के रूप में बैठकर उन आरोपों की जांच करती है। यदि आरोप सिद्ध हो जाएं और सीनेट इस हेतु 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर दे तो न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। अब तक 9 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग लगाए गए, उनमें से केवल 4 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग सफल हुए हैं। अब बात आती है सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली की।
अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का सत्र प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार से प्रारंभ होता है और जून के शुरू में समाप्त हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश विशेष सत्र भी बुला सकता है। मुख्य न्यायाधीश बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा न्यायालय के निर्णयों और आज्ञाओं की घोषणा करता है। मुकदमे की सुनवाई तथा निर्णय के लिए 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति आवश्यक है। मुकदमे का निर्णय बहुमत से होता है। अब बात आती है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार की। तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार को हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक न्याय स्रोत अत्यंत सीमित है। इस संबंध में संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि उन सब मामलों में जिनका संबंध राजदूतों से, राज्यों के मंत्रियों से अथवा अन्य द्वितीय अधिकारियों से हो और उन सब मामलों में जिनमें कोई राज्य एक पक्ष हो, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र प्रारंभिक होगा। इसके अतिरिक्त इसे विवाद भी जिनमें संघ और राज्य तथा राज्यों के मध्य विवाद हो, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा न्याय क्षेत्र अपील संबंधी है, परंतु अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में अपील उन सभी मामलों में भी नहीं हो सकती जिन मामलों में निचले स्तर के न्यायालयों के निर्णयों से किसी पक्ष को संतोष न हो, और न ऐसी ही है कि राज्यों में उच्च न्यायालयों के सभी निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय को अपील की जा सकी। 1925 के कांग्रेस के अधिनियम द्वारा अपील का अधिकार केवल कुछ विषयों तक सीमित कर दिया गया, जैसे जिनमें संघीय कानून तथा संधियों को राज्य में न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, या जिनमें राज्यों के किसी कानून को किसी संघीय न्यायालय के संघ के संविधान किसी कानून अथवा संधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, जबकि राज्यों के न्यायालय राज्य के इन कानूनों को वैध ठहराएं। इसके अलावा तीसरा जो है वह है न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार कि सर्वोच्च न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन है। इस अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संघीय कांग्रेस तथा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए विधियों की संवैधानिकता पर विचार करता है, उन्हें वैध या अवैध घोषित करता है। इस वैधता का निर्णय 2 कसौटियों पर होता है। प्रथम, राज्य विधानमंडल को संविधान के अनुसार उस कानून विशेष को निर्मित करने का अधिकार है या नहीं है। दूसरा, कानून विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है या नहीं है। तीसरा अधिकार है, शक्ति है संविधान तथा अधिकारों की रक्षा कि सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न आदेश, परमादेश तथा लेख आदि के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। वह संविधान की व्याख्या करता है तथा संविधान की रक्षा करता है। अन्य अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय अन्य छोटे मोटे कार्य भी करता है। उसे अनेक प्रशासकीय कार्यों को करना पड़ता है। अपने कर्मचारियों से संबंधित अनेक कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने का कार्य नहीं करता है। इस दृष्टि से वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय से भिन्न है। तो यह हमने सर्वोच्च न्यायालय की बात की। अब बात करेंगे हम जो न्यायिक पुनरीक्षण का जो अधिकार है उसकी हम अगली क्लास में बात करेंगे।